आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज आज आपसे पूछूंगी, उत्तर प्रदेश से जो चुनावी नतीजे तो नहीं कहूंगी, रुझान जो आ रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। वहां कांग्रेस सपा जो है मिलकर 41 पर है, बीजेपी इससे नीचे है। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी रुझान है, ये आपको आश्चर्यजनक लगा? राम लहर, मंदिर बन गया, लोगों में धर्म की भावना है, विपक्ष ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लिया, ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे। मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या इन मुद्दों पर दोबारा से एक बार विचार विमर्श की जरूरत है कि ये मुद्दे जरूरी हैं जनता के लिए, या मुद्दे वही पुराने, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, सैलरी, ये मुद्दे हावी रहे इस चुनाव में? नाविका जी, जहां तक सवाल आपने किया राम लहर का, तो क्या भगवान राम का मंदिर बनना गलत था? राम मंदिर बना, और राम मंदिर जिन्होंने बनाया उनको उनकी सराहना होनी चाहिए। राम की बात करना, सनातन की बात करना, ये गुनाह तो था नहीं। अब सवाल इस बात का है कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जो लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जिन्होंने राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिन्होंने राम को अपमानित कर दिया, वो भी अगर इस देश में राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो ये कौन सी नई बात है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी ये देश तो गुलाम रहा है 1000 साल। इसीलिए तो गुलाम रहा है, 1000 साल गुलाम रहा। 800 साल मुगलों ने आकर के देश पर राज किया। वो क्यों किया? क्योंकि वोट राम जी थोड़ी डालने आते। नरेंद्र मोदी वोट भी डालते क्या? वोट डालने का काम किसका था? वोट डलवाने का काम किसका था? आचार्य जी, गुलामी का मैंडेट नहीं है, पब्लिक का मैंडेट है। पब्लिक ने जो मुद्दे ठीक समझे उस पर वोट दिया। नाविका जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका मैं बहुत इज्जत करता हूं, हिस्सा मैं भी हूं, लेकिन हो सकता है कि भगवान भी नाराज है। जानते हैं क्या है? क्योंकि भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी पसंद नहीं होता कि उनके नाम के साथ कोई राजनीतिकरण करे। जरा उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। ना कि मैं किसी से लड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ, पता नहीं कोई बीच में बोल रहे हैं तो या तो मुझे चुप करिएगा या उन्हें चुप करिएगा। नहीं, मैं दोहरा दूंगा। यदि आपने हमको नहीं सुना तो आप जरा बात को रखो। आप तो चलिए एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य जी। जनता का मैंडेट है, इसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जनता अगर कुछ कहती है तो सोच समझ के कहती है, और शायद कहीं समझने में इंसान की ही त्रुटि होगी। नाविका जी, अगर बीजेपी हारती है तो इसमें मेरी भूमिका क्या है? मैं तो बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किया हूँ। मेरी भूमिका क्या? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे कि भाई क्या कमी रह गई। रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है आचार्य जी। मोदी जी, नाविका जी, आप जो कह रही हैं दिल कहाँ धड़क रहा था, तो मेरा दिल जहाँ धड़क रहा था वहीं धड़क रहा है। मेरा दिल वहीं धड़केगा। अगर कोई सनातन को गाली देगा मैं उसका विरोध करूंगा, कोई राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराएगा मैं उसका विरोध करूंगा, भारत माता की जय का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, वंदे मातरम का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, कोई हिंदुओं को गाली देगा मैं उसका विरोध करूंगा, कोई मुसलमानों को गाली देगा मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैं तो भारत के साथ हूं। और आज भी देखिए, प्रेजेंट पे बात करते हैं नाविका जी, अभी 291 सीटें दिखा रहा है आपका स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूं कि भाई एनडीए को मिल रहा है और 200 कुछ सीट मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। 291 पे अगर एनडीए है तो मैं पूछ रही हूँ, 291 में 241 बीजेपी के, 244 पर बीजेपी जा चुकी है। मैं पूछना चाहूंगी, इसमें कोई संदेह है कि सरकार किसकी बनेगी? क्या अब भी कोई जोड़ तोड़ बाकी है? आनंद रंगनाथन, आप कैसे देखते हैं? आप बहुत नाविका जी 3-4 मैं रियलिटी चेक पे पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अभी 1/3 वोटों की गिनती हुई है, 2/3 की बाकी है। नंबर 2, जो संजय जी मेरे मित्र ने कहा कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, बीजेपी का वोट शेयर अभी तक पिछले के टाइम से ज़्यादा है, इस बार 39.5% है। नंबर 3, जो एसपी के प्रवक्ता ने कहा, ठीक, उन्होंने एनालाइज किया कि बीजेपी
ने यूपी में क्यों इतना खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन जो जो उन्होंने मुद्दे रखे जिसकी वजह से वो कह रहे खराब किया, वो सारे एक्चुअली स्टेट के मुद्दे हैं, जिसमें अगर आप देखें कि 2 बार योगी आदित्यनाथ जीत के आए हैं, वो जैसे एमएसपी दिया, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हुआ, वो सब स्टेट का वो है, स्टेट सब्जेक्ट्स है। नंबर 4 सबसे जरूरी, अब मैं बीजेपी पे आता हूँ, जो मेरे मित्र जयवीर ने कहा, मैं उनकी बात से नहीं रखता, क्योंकि अभी पिछले 10 साल से जो चला आ रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो नहीं हुआ है। एक्चुअली भारत में कांग्रेस की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ये बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ तरह से संजय भी ठीक कह रहे, अहंकार है। अब नंबर 5, अगर आप बीजेपी का देखें, अभी जो एनडीए का कुल सीट्स हैं और बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी 272-273 लगा दें, जो वो डिफरेंस है वो या तो जेडीयू पूरा करेगा या टीडीपी पूरा करेगा। अब ये बहुत ही कठिन चीज़ है कि सरकार कितनी देर तक स्टेबल रह सकती है। मैं ये इनकी बात मान रहा हूं कि इनको इनविटेशन मिलेगा, लेकिन इनका ये कहना कि इंडिया अलायंस को इनविटेशन नहीं मिलेगा, ये भी गलत है, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी भले ही ना हो, लेकिन इफ दे कैन गार्नर above 272, then yes, sure, they are in a better position to form the government. तो इनका ये कहना कि बीजेपी अगर मान लीजिए अभी आज या कल में जेडीयू या टीडीपी कहें कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो बीजेपी कैसे बना पाएगी 272 नंबर? चलिए जयवीर शेरगिल, इसका भी जवाब दीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिए कि 2019 के जो आपका वोट शेयर था, लगभग वोट शेयर उतना ही है, सीटें कम हुई हैं और हमारे बात करते करते 291 से 296 पे एनडीए चला गया है। आपको लगता है पिक्चर बात शुरू होनी हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? देखिए नाविका जी, सबसे पहली तो बात, जनता का आपने मैंडेट की बात की, एक लाइन में इसका वर्णन करना चाहूं। जनता का मैंडेट है, हाँ विपक्ष जरूर मजबूत होना चाहिए, पर सरकार मोदी जी की होनी चाहिए, ये मैंडेट साफ है। दूसरा, मेरे मित्र आनंद रंगनाथन कह रहे हैं ये तो संविधान में लिखा हुआ है जयवीर शेरगिल, और ये बदल नहीं सकते। जो जीते हो सिकंदर, जो 272 का आंकड़ा पार करेगा उसको निमंत्रण आ जाएगा, दूसरे लोग विपक्ष में ट्रेजरी बेंच पे बैठे रह जाएंगे। तीसरी बात, अजीब एक तस्वीर निकल के आ रही है कि आज क्या ये कोई तथ्य बदल सकता है कि प्रधानमंत्री को जब याद रखा जाएगा, वो ये याद रखा जाएगा उन्होंने इतिहास रचा, लिखा, तीसरी बार सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चौथी और अहम बात, आज ये क्यों हो रहा है कि नीतीश कुमार जी यहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे? क्या इंडी गठबंधन सुरक्षित है? इंडी गठबंधन जैसे कि धूप निकलती है और सूरज निकलता है, वैसे तितर बितर हो जाते हैं। वो चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान चोर कह रही है पंजाब में, क्या वो सुरक्षित है? क्या वो गठबंधन सुरक्षित है? वो जो कहता है अरविंद केजरीवाल शराब में लिप्त घोटाले में है, तो कितने इंडी के साथ इनके साथ रहेंगे? पहले उठ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी, सबा नकवी, संजय झा, आनंद रंगनाथन, लेकिन जिन्होंने नहीं बोला मैं पहले उन्हें चांस देती हूँ। सबा नकवी पहले। देखिए, मैं सबसे पहले नाविका जी, चाहे जयवीर को एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर हमें बोलने दें, हमने बहुत सारे कोalitions देखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे मत पूछिए, नविका पूछ रही है, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं अपना मोदी जी और अमित शाह जी को बधाई मिलेगी, पर ये जो अरे यार नविका, इनको तो एक मिनट जयवीर अपनी बात खत्म करने में आ रही है। नविका, ये होगा, ये अगर बीजेपी की सीट 230 में होंगी या 240 या 250, आप ये समझ लीजिए कि जो अलायंस है, एक हिंदुस्तान में सबसे पहला अलायंस जिसने अपना पूरा टर्म खत्म किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। वो एक किस्म के शख्स थे। मोदी ईरा में सारे अलाइज ने उनको पहले छोड़ा, शिवसेना ने छोड़ा क्योंकि उनको लगा बीजेपी ज्यादा अग्रेसिव है, शिवसेना मोदी के होते हुए वापस नहीं आएगी। आप ये सब नीतीश कुमार ने बार बार छोड़ा, छलांगे मारी इधर उधर, वो ने छोड़ा। टीडीपी ने कभी वाजपेयी के दौर में भी उन्होंने हिस्से अंदर से नहीं बाहर से सपोर्ट किया। अगर ये नंबर पर क्या 50 आएंगे, 60 आएंगे, 30 आएंगे, तो अब कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि टीडीपी और जेडीयू को अपने तरफ। नीतीश कुमार को कोई अंदर से प्रेम नहीं है मोदी जी के लिए, ये है कि उनकी सरकार है वहाँ पे। आप ये हो सकता है फॉर्मूला कि संघ परिवार भी एक्टिव हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि चेंज ऑफ लीडरशिप भाजपा का भी हो सकता है। मोदी तब तक सुप्रीम लीडर तब तक चलता है कि सिर्फ माई वे और द हाईवे,
कि उसके अपने आप नंबर आए। अगर वो नहीं आते हैं तो वही मोदी जिसने वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज किया, सबको बदल दिया। आप सोचते हैं लोग बस मोहब्बत की भावना लेके बैठे हुए हैं?